प्रसार, जल का असामान्य प्रसार। कल इसके बारे में बात हो रही थी ना, किसने पूछा था हमसे ये क्वेश्चन कि बर्फ को जमाने के लिए जब हम रखते हैं बॉटल में तो बॉटल फट जाती है, क्यों? तो इसका आंसर आज मिलेगा। हमने बोला था ना कि कल आंसर देंगे। इंग्लिश में कहेंगे एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। चलिए आप समझिएगा, हमने कल ये बताया था ऊष्मीय प्रसार में आपको कि किसी भी पदार्थ को अगर हम हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। सभी लिक्विड, जितने भी ठोस है, लिक्विड है, गैस है, सब में ये होता है कि अगर आप किसी को टेम्परेचर देते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो आयतन में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन हमारा जो जल है ये भी ऐसा ही करता है। जल को अगर आप हीट देते हैं तो इसके आयतन में भी क्या होती है? रुकिएगा, आयतन वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप जल में ताप को कम कर देते हैं, ताप जब आप धीरे धीरे कम करेंगे तो इनके आयतन में भी क्या होती जाएगी? कमी। ताप जब देंगे, टेम्परेचर आप कम करते हैं, समझना यहाँ पे, टेम्परेचर आप जैसे फ्रिज में डाल रहे हो तो फ्रिज में डालते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होता है ना, ठंडक की ओर जा रही है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हमारा जो हम पानी रखते हैं, टेम्परेचर कम होने के कारण धीरे धीरे ऐसा एक टाइम आता है जब हमारा पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। ऐसा टाइम आता है। तो हमारा जब हम किसी को ताप कम करते हैं तो आयतन में कमी होती है। जल के साथ भी यही होता है, अगर ताप कम करेंगे तो आयतन में क्या होगी? कमी होगी। लेकिन जल का एक ऐसा गुण है, जल केवल अपने आप को 4 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस में थे, वो पानी को उबाल रहे थे, अब धीरे धीरे टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस। तब तक हमारे जल के आयतन में कमी होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो आयतन में कमी भी होगी। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं, आपके पानी का एक गुण होता है, ये अपने आयतन को यहाँ पे बढ़ा देता है ना। इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो भी 4 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक? सबके साथ ये हो रहा था, सभी जितने भी लिक्विड है, जल को छोड़ दीजिए, सब लिक्विड का ये गुण था कि ताप में कमी होगी तो आयतन में भी क्या होगी? कमी होगी। लेकिन जो हमारा जल है उसका एक गुण है कि 100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसके आयतन में कमी तो होती है, लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, उसके आयतन में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। आ रहा है कुछ समझ में? अच्छा ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा? बर्फ बनेगा। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा? बर्फ। मतलब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जब हमारा पानी बर्फ बनता है, और कल एक क्वेश्चन बना था यहाँ पे कि हम बॉटल को जब फ्रिज पे रखते हैं तो बर्फ बनने पर बॉटल फट क्यों जाता है? क्योंकि जैसे ही बर्फ बनता है और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता जाता। आयतन बर्फ बनने पर बढ़ता जाएगा और बॉटल क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ेगा, मतलब उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो बताइए उसके बॉटल की स्थिति क्या होगी? आयतन बढ़ेगा, मतलब कि उसको जगह चाहिए ज़्यादा घेरने के लिए। आयतन होता क्या, पहले ये बताओ? वॉल्यूम, जो जगह घेरता है। तो हम क्या कर रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बर्फ बन गया, पानी क्या बन गया? बर्फ। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये आपको कहा है कि आयतन क्या होता है इनका? बढ़ता है। अब भाई बर्फ बन गया और आयतन धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब उसको घेरने के लिए जगह क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। इस कारण से हमारा बॉटल क्या होता है? फट जाता है। आंसर मिल गया सबको? समझिएगा फिर से, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का जो आयतन होता है वो आपका अधिक किधर होता है, कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और घनत्व किसमें कम होता है, ये ज़्यादा होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि हम किसी भी पदार्थ को अगर टेम्परेचर देते हैं, बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, तो आयतन में वृद्धि होती है, और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आयतन में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन हमारा जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से आयतन तो कम होता जाता है ताप कम करने पर, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। और इसे ही हम कहते हैं जल का असामान्य प्रसार, है ना। क्या कहते हैं इसे हम? असामान्य। मतलब ये सभी द्रवों से क्या है? हटकर है। सभी द्रवों में क्या होता है? आप ताप कम करते हैं, आयतन कम होता जाता है।
जाता है। लेकिन हमारा जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा इसका आयतन, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, जल का असामान्य प्रसार। लिखिए इसके बारे में। देखिए, प्रायः गर्म किए जाने पर, हमेशा गर्म किए जाने पर सभी द्रवों का आयतन बढ़ता है। प्रायः गर्म किए जाने पर सभी द्रवों का आयतन बढ़ता है। सभी द्रव, लिक्विड, सभी द्रवों का आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। और घनत्व, डेंसिटी, और घनत्व घटता है। द्रवों का आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है, घटता है। परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर, जल को गर्म करने पर इसका आयतन घटता है, आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, और घनत्व बढ़ता है, और घनत्व बढ़ता है। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। इसे ही जल का क्या कहेंगे, असामान्य प्रसार। मतलब आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों अपोजिट। फिर से समझना, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म, तो आयतन क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करें, आप 4 डिग्री सेल्सियस से उसको फ्रीजिंग पॉइंट की ओर ले जाएं, कितने में, 0 डिग्री, तब क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग बस इतना लगाना है, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, सेल्सियस का। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में ले जा रहे हैं, मतलब उसको हम गर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आयतन वहां पे क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हैं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ेगा। चलो अब लिखो, हेडिंग करिए विशिष्ट ऊष्मा। हेडिंग करिए विशिष्ट ऊष्मा। हेडिंग कर लीजिए, हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे छोटी छोटी सी। लिखेंगे विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। हाँ, अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो तब आयतन क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। नहीं समझ में आ रहा, एक लाइन पे लिख लो, वैसे भी समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्योंकि यहीं पे बन जाता है, पूछ लेगा कि बताइए घनत्व सर्वाधिक, जल का घनत्व सर्वाधिक किस डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ पर होगा, 4 डिग्री, क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है ना, 0 से 4 पे जाएंगे तो क्या होगा, 4 पे क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा और आयतन क्या होगा, घट जाएगा। फिर से समझना, एक नॉर्मल सी चीज समझो, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं तो आयतन क्या होता है, घटता है, आयतन घटता है और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख लीजिए। और अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा, घटेगा। भाई आयतन और एक घनत्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे आयतन तो ठीक है, वो जगह घटता है, तो घनत्व को बताएंगे। घनत्व हम नहीं बताएंगे, घनत्व आपको खुद पता करके आना है। पता है, इतना कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता। अच्छा घनत्व बराबर, अच्छा घनत्व का मात्रक बता दो, खुद समझ में आ जाएगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के स्क्वायर, क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब बता लो कि ये क्या है, क्यूब क्या होता है,
और किलोग्राम, सॉरी हाँ आयतन, सॉरी। तो आपका हाँ, तो किलोग्राम और आयतन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता लेना, तो घनत्व तो पता चल जाएगा। किलोग्राम भार होता है कि द्रव्यमान होता है? द्रव्यमान होता है, भार नहीं होता। हम बताए भी पहले थे कि किलोग्राम आपका द्रव्यमान होता है और यहाँ पे क्या है? आयतन। तो क्या कहना चाह रहा है ये, कोई बता सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं? द्रव्यमान और आयतन क्या कहलाता है? घनत्व। हाँ बताओ। हमने आपको सूत्र बता दिया, हम पहले क्लास में समझा चुके हैं, जब हमने शायद आपको मात्रा बताया था तब समझाया था, तब उस टाइम पे आप लोग नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे आप लोग। चलो समझो अभी। तो अभी बस इतना समझ लीजिएगा, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक घनत्व जल का कब होता है, तो घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया, केवल एक पॉइंट लिख लीजिए माइंड पे कि आपका घनत्व सर्वाधिक यहाँ पर होता है जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब हेडिंग करिए विशिष्ट ऊष्मा, जो हम लोगों को पढ़ना है। जोर मत डालो ज़्यादा दिमाग में, जोर मत डालो, है ना, जोर डालेंगे ना तो दिमाग काम करना आप लोगों का बंद कर देगा। चलो अब बताओ विशिष्ट ऊष्मा क्या है। एक नॉर्मल सी परिभाषा है, अगर 1 ग्राम द्रव्यमान के पदार्थ को आप 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको जो ऊष्मा देना है वो उसके क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम के पदार्थ को, 1 ग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ को अगर आपको कितने डिग्री सेल्सियस गर्म करना है? 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसको हीट देना पड़ेगा, है ना, ऊष्मा देनी पड़ेगी। और वो जो ऊष्मा आप देना चाह रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा। परिभाषा ज़्यादा नहीं याद करना, केवल इतना याद रखना कि मान लीजिए 1 ग्राम आपने कोई पदार्थ लिया है और उसको आपको गर्म करना है। मान लो 1 ग्राम गुड़ लिया है आपने, समझना, 1 ग्राम गुड़ लिया है आपने और 1 ग्राम गुड़ को आपको लिक्विड में फॉर्म में बदलना है, क्योंकि आप ठोस को अगर ऊष्मा देंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना चाह रहे हैं, तो गर्म करने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है? ऊष्मा। और जो ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी वो उसकी ऊष्मा क्या कहलाएगी? लिखो, देखिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो लिख लीजिए, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है Q/m इंटू टी, m इंटू टी। S बराबर स्पेसिफिक कहते हैं ना इसको, स्पेसिफिक हीट, तो S बराबर Q/m इंटू टी, जहाँ पे Q क्या है? दी गई ऊष्मा। क्या है Q? दी गई ऊष्मा। और M क्या है? द्रव्यमान। और T क्या है? समय। T क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर है, ताप में हुई वृद्धि। भाई टेम्परेचर भी तो होगा ना, तभी तो होगा। यहाँ पे डेल्टा T लिख लेना तो सही रहेगा। ताप में हुई वृद्धि, क्योंकि वृद्धि होगी, ताप में हुई वृद्धि। ताप में हुई वृद्धि, भाई टेम्परेचर देंगे तभी तो। अब हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि ऊष्मा क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो कितनी आपको वो वस्तु अगर गर्म लग रही है, ठंड लग रही है, ये जो एहसास आप कर रहे हैं वो आपकी ऊष्मा होती है। और ताप क्या होता है, कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी ठंड है, ये क्या कहलाता है? उसका ताप। तो आप वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में कुछ तो कुछ वृद्धि होगी, तो कितनी ऊष्मा बढ़ी है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, ये हमको लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो याद रखेंगे कि आपका विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए हमें उसे जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो उसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। अब लिखेंगे हम लोग
मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक क्या होगा? मात्रक बताओ सब कोई पीछे, मात्रक बताइए क्या होगा इसका? क्यू क्या है यहाँ पे? उष्मा, और उष्मा का मात्रक जूल होगा, या फिर क्या हो सकता है? कैलोरी भी हो सकता है, कैलोरी की जगह और क्या हो सकता है? किलो कैलोरी भी हो सकता है। एम का मात्रक ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, और टी का मात्रक सेल्सियस भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, और केल्विन भी। तो आप बना लो मात्रक क्या होगा। क्या बता रहे थे आनंद इसका? जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। तो केसाई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो ये भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। क्या हो सकता है? किलो कैलोरी कर दो, नहीं तो कैलोरी कर दो। चलो कैलोरी बटे क्या होगा? ग्राम होगा कि किलोग्राम होगा ये बताओ? ग्राम होगा कि किलोग्राम होगा ये बताओ? ग्राम होगा, क्योंकि कैलोरी जो है अन्य मात्रक है, इसका अन्य मात्रक है। तो यहाँ पे ग्राम इंटू क्या होगा? सेल्सियस कर दो, बस बना लो। अपने से भी कुछ किया कीजिए। क्यों करेंगे कि नहीं करेंगे अपने से? यहाँ पे बनाने की जरूरत है। अगर आपको भूल गया है और आपके सामने ये दिया हुआ तो आप बना सकते हैं। उष्मा का मात्रक जूल होता है, क्योंकि एसआई मात्रक जूल है तो हमें द्रव्यमान का भी एसआई मात्रक लगाना पड़ेगा जो कि किलोग्राम होता है, और टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो बस निकल आएगा आपका ये। चलिए अब लिखिए ठोस, एक स्टार पॉइंट पे लिखेंगे ठोसों की विशिष्ट उष्मा, ठोसों की सॉलिड, ठोसों की विशिष्ट उष्मा, ठोसों की विशिष्ट उष्मा सबसे कम तथा गैसों की सबसे ज्यादा होती है। ठोसों की विशिष्ट उष्मा सबसे कम तथा गैसों की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब हेडिंग कर लीजिए हीट ट्रांसमिशन, उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण कितने रूपों में होता है? उष्मा का स्थानांतरण 3 रूपों में। कौन कौन से? चालन, ना ठोस द्रव गैस कौन बोल रहे भाई? उष्मा का स्थानांतरण करना है। चालन, संवहन और विकिरण। हेडिंग कीजिए सब कोई उष्मा का स्थानांतरण या उष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसमिशन। देखिए उष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाना ही क्या कहलाता है? उष्मा का स्थानांतरण। मतलब जाना ही उष्मा का क्या कहलाता है? स्थानांतरण। और उष्मा का स्थानांतरण 3 रूपों में होता है। एक चालन हो गया, एक संवहन हो गया, और एक आपका विकिरण। अब बातें नहीं करना, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली ये बन जाएगा कि बताइए ठोसों में किस प्रकार उष्मा का स्थानांतरण होता है। 3 रूप है आपके पास, चालन, संवहन, विकिरण। तो ठोसों में किस प्रकार का होता है? अब जिसको याद है तो याद है, जिसको नहीं पता तो कैसे होगा समझना। चालन को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताओ? कंडक्शन। संवहन को क्या कहते हैं? कुछ तो बताओ। कन्वेक्शन। और विकिरण को रेडिएशन। चलिए अब समझिए चालन क्या है, संवहन क्या है, विकिरण क्या है। ऐसे पदार्थ में उष्मा का स्थानांतरण जिसमें आपके जो पदार्थ के अणु हो वो अपने स्थान पर रहें लेकिन उष्मा का स्थानांतरण हो जाए। जैसे जो ठोस के कण होते हैं, ठोस के कण क्या होते हैं? आपस में बहुत पास पास होते हैं। ये पता है कि ठोस के कण क्या होते हैं? सभी पास पास होते हैं। तो क्या अगर उष्मा किसी वस्तु को गर्म करना है तो क्या ऐसा होता है कि ठोस अपने आप को अलग करके फिर किसी को हीट देने जाता है? नहीं, वो उसका अगर एक कण आप गर्म करते हैं, मान लीजिए कि कैसे बताएं, लोहा समझ लीजिएगा, समझिएगा लोहा ठोस है तो लोहे का मान लीजिए आप पूरा सिरा गर्म नहीं कर रहे, मान लीजिए लोहे का कण आपने केवल इधर हीट दी तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वस्तु तो हमारी वैसी ही रहती है लेकिन हम धीरे धीरे जब यहाँ पे हीट देते रहते हैं तो कुछ देर बाद यहाँ भी गर्म हो जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये क्या हुआ? हाँ, चिमटे से जब रोटी सेकते हैं तो चिमटा में सामने आग में आप टच करते हैं लेकिन चिमटा पीछे की ओर भी गर्म हो जाता है, होता है ऐसा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मतलब जिसके
ठोसों में। अच्छा ये बताइए, क्या द्रव्य में होगा चालन? द्रव्य में नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड अगर आप एक जगह गर्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि लिक्विड वहीं पे बैठा रहेगा, लिक्विड चल सकता है ना, क्योंकि लिक्विड एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके दूसरे अणु को गर्म करेगा। अब आते हैं संवहन। संवहन का मतलब, इसमें उस तरह का स्थानांतरण ऐसा होता है कि आपके जो कण होते हैं वो अपने साथ ऊष्मा को ले जाकर दूसरे पदार्थ के कणों को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और चल कौन सकता है हमारा? द्रव। और गैस भी तो चल सकता है ना, गैस के अणु भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है? संवहन। ये बताइए ठोसों में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ठोस के कण चल नहीं सकते। कुछ समझ में आ रहा है? समझना। चालन क्या है? चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण ऐसे होता है कि कण वहीं पर रहे लेकिन ऊष्मा चली जाए। जैसे हमने आपको लोहे के बारे में बताया कि लोहा का अगर आप एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप क्या हो जाता है? गर्म। तो क्या ऐसा होता है कि लोहा आपका पिघलकर दूसरे को गर्म करता है? नहीं, हमारा ठोस वैसे ही रहता है। इसलिए यहाँ पे ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो कैसा होगा? चालन के माध्यम से। संवहन, जिसमें कण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे को गर्म करे, वो क्या होता है? संवहन। और संवहन आपका किस में होता है? द्रव और गैसों में। अब विकिरण की बात करते हैं। विकिरण दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है रेडिएशन, मतलब विकिरण मतलब किरण। यहाँ पे कोई किरण है। अब किरण किससे निकलती है? सूर्य से निकलती है। और भी कोई ऐसे पदार्थ होंगे, रेडियोधर्मी भी पदार्थ होते हैं जिनसे किरणें निकलती हैं, हमने बताया था ना, अल्फा बीटा गामा ये सारी। तो आपकी ऐसी वस्तुओं पे विकिरण होता है जिनमें क्या निकलती हैं? ऊष्मा किरणें निकलती हैं। और ये जो किरणें होती हैं किस रूप में चलती हैं? किस रूप में चलती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अब समझना, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी में प्रकाश आता है। अब प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको बताया था सूर्य से पृथ्वी में क्या आता है? प्रकाश। और प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश किरणें अपने साथ क्या लेकर आती हैं? ऊष्मा। तो किस रूप में लेकर आ रही हैं? किरणों के रूप में, तरंगों के रूप में। और इस प्रकार ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? आपका विकिरण। तो अगर पेपर में ये पूछ ले कि सूर्य से पृथ्वी में जो प्रकाश आता है या ऊष्मा आती है वो किस रूप में आती है, तो किस रूप में आती है? विकिरण के रूप में। द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है? संवहन के रूप में। और ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है? चालन के रूप में। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना? चलो लिखो। मैम, जब सुबह और शाम दोनों टाइम जब सूर्य के जो प्रकाश होता है वो पूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। रुक जाओ, ये हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश में, जस्ट जल्दी आने वाला है प्रकाश। प्रकीर्णन है वो प्रकीर्णन है। आपको तो पता चल गया संवहन। गैस का कैसे? गैस का कैसे? क्यों? गैस के अणु, आप समझना, गैस के अणु क्या कर सकते हैं? अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है ना, गैस को आप पैक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। गैस तो हर जगह है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप यहाँ पे लेके मोमबत्ती खड़े जाएं तो केवल यहाँ पर का एटमॉस्फेयर गर्म होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कमरे में आग जला रहे हैं, समझना, तो क्या होता है? आपका पूरा कमरा गर्म हो जाता है। भाई ठंडी के टाइम पे आप हीटर चला के कहीं पे रख दें तो क्या ऐसा होता है कि जहाँ पे हीटर होता है केवल वहीं पे गर्म होते? नहीं, कुछ देर बाद आपका कमरा भी पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे कौन थे? हवा में कौन थे? गैस के अणु। आ रहा है समझ में? ऐसे होता है। लिखो, लिखिए ऊष्मा स्थानांतरण, हेडिंग कर लीजिए और लिखिए ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना, ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। इसकी मुख्यतः 3 विधियां हैं। इसकी मुख्यतः 3 विधियां हैं, मेथड है। इसके मुख्यतः 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तीनों के पहले नाम लिख लीजिए, चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। लिख लिया? अब हेडिंग कीजिए चालन।
लीजिए चालन। देखिए चालन वह प्रक्रिया है, चालन पे लिखिए हेडिंग करके, चालन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा एक माध्यम के एक अणु, ऐसा लिखेंगे, जिसमें ऊष्मा माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु में मिल जाती है, माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु में मिल जाती है, किंतु अणु अपने स्थान से नहीं हटते हैं, किंतु अणु अपने स्थान से नहीं हटते हैं, किंतु अणु अपने स्थान से नहीं हटते। तो चालन क्या है? चालन वह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा चली जाएगी लेकिन अणु अपने स्थान पर ही रहे आएंगे, तो वो क्या होगा हमारा चालन। लिखेंगे आगे, ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन के द्वारा ही होता है। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन के द्वारा ही होता है, चालन के द्वारा ही होता है, क्योंकि सभी धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती है। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। सबसे ज्यादा ऊष्मा किस में चलती है? चांदी में, है ना। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक कौन है? चांदी। अब अगला हेडिंग करिए संवहन। अब अगला हेडिंग करिए संवहन। आपको पता है ना कल केमिस्ट्री की क्लास है? नहीं पता है? किसी को नहीं पता? कल 9 से 12 केमिस्ट्री की क्लास है। जिसको भी केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हम केमिस्ट्री इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, हम संडे टू संडे ही पढ़ाएंगे। आया समझ में? तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो कल आपको आना होगा। संडे 3 संडे में कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री। 3-3 घंटे की क्लास रहेगी। क्लास में? अरे वो क्लास में ही ना पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? अलग से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी जैसे फिजिक्स खत्म होगा ना, यहाँ पे होगी ज्योग्राफी और एमपी शुरू। जियोग्राफी कहाँ की? इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगी आपकी, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फॉरेन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। आए समझ में? इसलिए केमिस्ट्री आपको संडे क्लास लेके कंप्लीट करनी होगी। तो जिसको भी केमिस्ट्री पढ़ना होगा, जिनको अपना कोर्स कंप्लीट, मैं एक बात बता दे रही हूँ, मैं क्लास में केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी। तो जिसको भी पढ़ना होगा संडे की क्लास में अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ये गलत फहमी पे नहीं रहना कि इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है समझ में? 7 से 10 वाले बैच में आप क्या पढ़ा रही हैं? 7 से 10 वाले बैच में वो एसएससी वाला जो नया बैच है उसमें बायो चल रही है। कब तक कंप्लीट होगी? अब पता नहीं, अभी तो शुरू हुआ है ना, उसमें कुछ दिन तो हुए हैं। चलो लिखो अब संवहन, लिखो संवहन, जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लिखो संवहन। कन्वेक्शन लिखिए हेडिंग करके। ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, लिखिए संवहन पे, ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के साथ साथ, जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के साथ स्वयं स्थानांतरित होते हैं, ऊष्मा के साथ साथ स्वयं स्थानांतरित होते हैं, संवहन कहलाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के साथ साथ क्या होते हैं? स्वयं स्थानांतरित होते हैं, वो क्या कहलाती है? संवहन। आगे लिखेंगे, द्रव तथा गैसों में संवहन के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
द्रव तथा गैसों में संवहन के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन के द्वारा ही ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण। और ठोसों में होगा कि नहीं? नहीं होगा। चलिए अब हेडिंग कीजिए विकिरण। विकिरण लिखिए। लिखेंगे सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा, लिखिए सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से, तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से चलती है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से चलती है तथा इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, तथा इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं? नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं प्रकाश की चाल से चलती है और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम पहले बता चुके हैं आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगें माध्यम में भी चलती हैं और बिना माध्यम के भी चलती है, मतलब निर्वात में भी इसकी ऊष्मा चल सकती है। तो अगर पेपर में आ जाए कि बताइए सूर्य से आने वाला पृथ्वी पे जो प्रकाश होता है वो किस रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है या ऊष्मा का स्थानांतरण करता है? तो विकिरण के रूप में। चलो अब लिखिए। अब ये तो सबको पता ना, ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। इतना तो सबको पता है ना कि जो ऊष्मा की जिसमें ऊष्मा अच्छे से स्थानांतरित होती है वो अच्छे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उनको हम सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। जिसमें अगर हम इसको लिखाएंगे नहीं, अगर आप कहेंगे तो लिखाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लिखाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं और ऊष्मा अच्छे से उसमें स्थानांतरित हो रही है, मतलब वो अच्छे से गर्म हो रहा है, तो क्या होगा? वो अच्छा सुचालक होगा, उसे हम सुचालक कहेंगे, गुड कंडक्टर कहेंगे। और जिसमें ऊष्मा अच्छे से स्थानांतरित नहीं रहेगी वो क्या होगा? कुचालक, बैड कंडक्टर। जैसे लकड़ी और ग्रेफाइट, हाँ वो कुचालक होता है। और रबर। अच्छा सुचालक कौन होते हैं? चांदी, लोहा, तांबा, है ना, ये सभी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऊष्मारोधी क्या होता है? ऊष्मारोधी जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, जो ऊष्मा को अवशोषित कर ले वो ऊष्मारोधी होता है। हाँ ऊष्मा को निकाले। अरे ये तो ऊष्मा शोषी हो गया। ऊष्मा शोषी होता है, शोषित करने वाला ना। अभी गलत है सब कुछ, बिल्कुल भी नहीं है ये। कौन बताएंगे? बताइए आनंद, क्या होता है ये? मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई धातु या फिर कोई वस्तु जो आती हुई प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अरे जो ऊष्मा के प्रवाह को रोके, मतलब कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होने देते, वो कैसे कहलाते हैं? ऊष्मारोधी कहलाते हैं। आया कुछ समझ में? लिखाएं कि ना लिखाएं? इसको तो लिखाना पड़ेगा क्योंकि किसी को नहीं पता है। सुचालक पता है सबको, जिसमें अच्छे से ऊष्मा का चालन हो वो सुचालक होते हैं और जिसमें अच्छे से ऊष्मा का चालन नहीं होता वो कुचालक होते हैं। अगर एग्जाम्पल आ जाए कि लकड़ी क्या है तो सबको बन जाएगा ना कि कुचालक है, लोहा क्या है? सुचालक। कंफर्म ना? अरे ऐसा नहीं करना कि पता चले लिखा है नहीं तो पेपर में बने नहीं। अभी हेडिंग करो ऊष्मारोधी, हेडिंग करिए ऊष्मारोधी। कहोगे तभी लिखाएंगे। अगर बोल रहे हो कि बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। अरे तब तो होशियार हो आप लोग। लिखो ऊष्मारोधी लिखिए। थर्मल इंसुलेटर, इंग्लिश में कहते हैं इसको थर्मल इंसुलेटर।
थर्मल इंसुलेटर। लिखिए इस पे, जिन पदार्थों के अंदर से ऊष्मारोधी पे लिखे, जिन पदार्थों के अंदर से ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होता है, ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होता है, जिन पदार्थों के अंदर से ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होता है, ऊष्मारोधी कहलाते हैं, ऊष्मारोधी कहलाते हैं, थर्मल इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे आपने शायद सुन के रखा हो, कभी आवर्त सारणी पढ़ी हो आप लोगों ने, तो इसमें एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड? एस्बेस्टॉस। ये जो एस्बेस्टॉस है ये अपने आप में कभी भी ऊष्मा को अंदर जाने नहीं देता। तो लिख लीजिए एग्जांपल के लिए, एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस कहते हैं कि एस्बेस्टस कहते हैं? यही कहते हैं, लिख लो। और एक और पदार्थ है, ये अयस्क है जिसका नाम है एबोनाइट। एबोनाइट ये तो ऐसे ऊष्मारोधी पदार्थ हैं जो अपने से ऊष्मा का संवहन नहीं होने देते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि यहाँ पे पूछ ले कि दो आपकी पदार्थ हैं, दो ऐसी वस्तुएं हैं, एक खुरदरी सतह वाली है और एक चिकनी सतह वाली है, और आपसे पूछ ले कि बताइए खुरदरी सतह और चिकनी सतह में किसका अच्छे से ऊष्मा का संचालन होगा, किसमें अच्छे से ऊष्मा का संचालन होगा? तो खुरदरी सतह वालों में, ठीक है, याद रखेंगे। जो खुरदरी सतह होती है ऊष्मा का संचालन उसमें क्या होता है? अच्छे से होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अरे नॉर्मल सा रीजन है, क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो प्रकाश अंदर तक उसमें चला जाता है। यस, और चिकना होगा तो सरक जाएगा, हाँ, परावर्तित हो जाएगा, है ना, ऊष्मा क्या होगी? अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगी। आया समझ में?